नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। मंथन कार्यक्रम में इस वक्त आप सबका स्वागत है। दर्शकों, मंथन कार्यक्रम में हम उस संकल्प की बात करते हैं जिसे कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था और उसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कई सारी योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सूर्य घर योजना और तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिसको लागू करके गांव और शहर के भारतीय नागरिकों के जीवन में समृद्धि लाया जा रहा है और समेकित रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और इसका एक लक्ष्य है, एक सिद्धि है कि 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता का 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब एक विकसित भारत में का हम अनुभव कर रहे होंगे, एक विकसित भारत में हम जी रहे होंगे। इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानने के लिए आज मंथन कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ अतिथि उपस्थित हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे अतिथि हैं एनआईसी पटना में डायरेक्टर आईटी नीरज कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल जवाबों के माध्यम से हम इन दोनों अतिथि विशेषज्ञों से कई सारी बातों को जानेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पीएम इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत युवाओं को कई बड़ी मल्टीनेशनल और अलग अलग तरह की कंपनियों के साथ जुड़ने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप देकर उनके कौशल का विकास करना और बेरोजगारी से मुक्त करना है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप की कुल अवधि 12 महीने की होगी। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में ये इंटर्नशिप दी जाएगी। सरकार ने सभी 500 भागीदार कंपनियों की पहचान कर ली है और उन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से संचालित एक वेब पोर्टल पर लिस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ शुरू की गई है, जिसमें युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और साथ ही बेरोजगार युवाओं को स्टाइपेंड के माध्यम से एक बुनियादी वित्तीय सहायता दिलाने में मदद करना शामिल है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं, 12वीं, आईटीआई या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इंटर्नशिप के लिए 21 से 24 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी युवा जिनके पिता या परिवार में किसी की भी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, वे इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंटर्नशिप के समय उम्मीदवार के पास पूर्णकालिक रोजगार नहीं होना चाहिए। किसी फुल टाइम डिग्री या अन्य कोर्स की शिक्षा ले रहे छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या एमबीबीएस, एमबीए, बीडीएस या मास्टर्स डिग्री ली है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह की अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ उठा चुके हैं तो आप पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन नहीं कर सकते। पीएम इंटर्नशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए कंपनी की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने कंपनियों को छूट दी है कि वे चाहें तो अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को किसी भी आकस्मिक व्यय में मदद करने के लिए सरकार की ओर से इंटर्नशिप शुरू करते समय 6,000 रुपए की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं को कंपनियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ने, काम सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में नौकरी पाने के लिए मददगार साबित होगा। रिपोर्ट के बाद मंथन कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आपका। हमारे साथ, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार जी हैं। एनआईसी पटना में डायरेक्टर आईटी के पद पर कार्यरत नीरज कुमार तिवारी जी हैं। इन दोनों अतिथि विशेषज्ञों से हम सवाल जवाब के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से संकल्प से सिद्धि का जो महाअभियान भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया है, उस महाअभियान को फलित होने में, सफल होने में किन किन योजनाओं ने अपना योगदान दिया है और किन किन योजनाओं के माध्यम से भारत के नागरिकों के जीवन में समृद्धि आ रही है, खुशहाली आ रही है और
हम विकसित भारत के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार जी के पास। नीरज जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने पत्रकारिता के माध्यम से देश के कई विषयों को, कई मुद्दों को कवर किया है अपने अखबारों में और कई योजनाओं को बनते बिगड़ते देखा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है, किसानों को हम लोग अन्नदाता कहते हैं। किसानों के लिए समय समय पे आज़ादी के बाद से कई योजनाएं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं आई जो हमें अनोखी लगती हैं, जैसे कि किसान सम्मान योजना, कृषि उपकरण योजना, मत्स्य पालन योजना। इन योजनाओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये योजनाएं भारत के किसानों के जीवन में समृद्धि ला रही हैं और भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पहुंचाने में इन योजनाओं का क्या योगदान है। प्रशांत जी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है जी, और अभी भी आज़ादी के हम लोग देखें कि कल ही 76वीं गणतंत्र हम लोगों ने मनाया, तो इतने लंबे अरसे के बाद भी अभी भी मैं कृषि के लेकर के पूरे देश भर करीब करीब मैं राज्यों में घूमते रहता जी। और 2 दिन पहले मैं रामेश्वरम गया था। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं गया था रामेश्वरम देखने के लिए। तो वहाँ भी मैंने जब सड़क से गुजर रहा था तो समझिए कि मदुरई से लेकर करके रामेश्वरम तक मैं यही देखते रह गया कि क्या यहाँ की कृषि है, कैसी कृषि है, क्या व्यवस्था है। तो वहाँ तो देख रहे हैं कि जल ही जल है, चारों तरफ जल ही जल है। तो वहाँ भी मत्स्य पालन की अपार संभावनाएँ हैं। और जहाँ तक बिहार के संदर्भ में हम बात करें आपको, तो बिहार के संदर्भ में एक अच्छी पहल हाल के दिनों में मैंने देखा कि अब युवा वर्ग भी गांवों की ओर मूव कर रहा है, आ रहा है। तो अगले आप 5 या 10 साल में बात करें तो काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव होगा। एक उदाहरण दूंगा कि एक देहात करके एक लड़का IITN शुरू किया है बिहार में और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये देहात क्या है नीरज जी? देहात एक संस्था है, अच्छा, जो यंगस्टर किसानों का है, जो IITN है, उनको जोड़ता है अच्छा। और सीधे वो खाद बीज जो किसानों की ज़रूरत है वो सीधे विभिन्न राज्य के विभिन्न सेंटरों पर स्थापित किया है और किसानों को जोड़ करके अब किसान को मार्केट नहीं खोजना है और उसको बीज नहीं खोजना है कि कौन बीज अच्छी है या ख़राब है। वो सीधे बीज देगा किसानों को और वहाँ से किसान का उत्पाद स्वयं लेगा। तो ये IITN के एक यंगस्टर हैं हमारे, उनका है। अब पढ़े लिखे हैं तो उनको बैंकों में प्रॉब्लम नहीं है, तो किसानों को फंडिंग कराने में भी उनको सुविधा होती है। तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अब IIT करने वाले लड़के भी गांव की ओर जा रहे हैं। जी, चलिए कृषि के दूसरे आयामों पर हम आपसे बात करेंगे। इसके पहले चलते हैं हम नीरज कुमार तिवारी जी के पास। नीरज जी, NIC में काम करने का आपका अनुभव है, IT के सेक्टर पर भी आपने काफ़ी समय से काम किया है। देश IT और डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से 21वीं सदी को टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू किया है, तब से मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी प्रगति और तेज़ी आई है और द्रुत गति से भारत जो है वो डिजिटल युग में कार्य कर रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और में किन किन तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिससे देश के नागरिकों को लाभ हो रहा है और आने वाले वर्षों में आप इस योजना को किस रूप में लाभकारी मानते हैं। जी धन्यवाद, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बातें को आपके सामने रखने का एक अवसर प्रदान करने के लिए। मैं कंप्यूटर या IT क्षेत्र में करीब 30 सालों से कार्यरत हूँ। मैंने प्राइवेट जगह में भी काम किया है, पुनः उसके बाद मैं NIC में आ गया, जो भारत सरकार की MIT के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT के अंदर की एक संस्था है। और डिजिटल इंडिया एक कैंपेन नहीं है, एक मिशन है। एक मिशन है। और मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन स्टेटमेंट ये है कि हमारे जो सिटीज़न है इनको डिजिटली एम्पावर करना है और इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी बनानी है। बड़ी तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन्स एंड मेकिंग एन नॉलेज इकोनॉमी। डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप राइट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजी देंगे और आप उसको स्किल देंगे, तभी आप डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं किसी को। मान लीजिए कि आपने मुझे एक मोबाइल दे दिया, मुझे यूज़ ही करना नहीं आता है, या मेरे पास एक मोबाइल है, मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ, आपका सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि इतने लोगों को सपोर्ट कर सके। जैसे हम लोग इससे पहले तत्काल बुकिंग में देखते थे, आज देखिए तत्काल बुकिंग कितना स्मूथ है।
जी। तो स्लोली वी आर एम्पावरिंग वी आर क्रिएटिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सपोर्टिंग दिस लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अगले 5 सालों में करीब करीब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी करीब 90 मिलियन लोगों के पास हैंडसेट्स है जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। 50 मिलियन और इसमें ऐड होंगे। तो ये जो डिजिटल सशक्तिकरण है ये बढ़ेगा आने वाले समय में। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, आपका जो गवर्नेंस में जो ऑफर कर रहे हैं आप सर्विसेज, उसका डिमांड बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सिटीज़न को एम्पावर करना उसको यूज़ करने के लिए, और ई गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड ऑफर करना। मुझे आज पासपोर्ट के लिए ऑन डिमांड क्या, मुझे आज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आज अभी करना है। अच्छा, ये नहीं है कि अब ऑफिस खुलेगा तो हम एक फॉर्म लेके आएंगे, उस फॉर्म को आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पहुंचने से 4 घंटे पहले डिजी यात्रा यूज़ किया है आप लोगों ने, और चेक इन जो वेब चेक इन कर लेते हैं आप, वेब चेक इन अलग बात है जी। आज के डेट में आप फेसलेस आप जा करके और एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। ये क्या, ये डिजिटल इंडिया है, ये दिख रहा है। आज के डेट में डिजी यात्रा एक ऐप है। अब देखिए डिजी यात्रा के बगल में जो अगल बगल जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, एक तरफ आधार है, एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज है, एक तरफ डिजी यात्रा फाउंडेशन है जो इस पूरे ऐप को चला रहा है, एक तरफ एयरपोर्ट्स है, एक तरफ एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं। ये 5-6 जो एंटिटी है वो एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे टॉक कर रही है, एक दूसरे से डेटा शेयर कर रही है, जिससे कि आपका डिजी यात्रा संभव हो पाया है जी। इस तरह से बहुत ये है। जैसे अभी आप डिजी लॉकर, आज के बच्चे एग्ज़ाम पास करते हैं, सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और वो डिजी लॉकर में उनका मार्कशीट उनको दिखता है। इसमें आप समझिए कि पीछे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसके कोर में है। इसके और पक्षों पर आपसे हम जानेंगे सर। पहले चलते हैं नीरज जी के पास। इससे पहले कि नीरज कुमार तिवारी जी से हम डीबीटी और डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप इत्यादि के बारे में बात करेंगे, हम आपके पास लौटते हैं और कृषि पर जो आप बात कर रहे थे कि युवा जुड़ रहे हैं, युवा से संबंधित एक और प्रश्न है जो मुझे प्रासंगिक लगता है और हम कई बार मंथन कार्यक्रम में युवाओं की समस्याओं को और उनकी संभावनाओं को रेखांकित करते रहते हैं। युवाओं को लेकर एक जो हमारे यहाँ कौशल विकास और पीएम विश्वकर्मा योजना चलता है, जो उनके हुनर को आगे बढ़ाकर स्किल के, उसके बारे में चूँकि आपने अपने पत्रकारिता में रोजगार संबंधी कई सारी खबरें कवर करते रहते हैं, बताइए कि भारत में जो बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए इस तरह के जो सृजनशील कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में अगले कुछ 5-10 सालों में जो सिद्धि का लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा इस कौशल विकास के माध्यम से? प्रशांत जी, जैसा कि आपने कहा, इसको मैं पलट देता हूँ। ठीक है। और इसी से सिद्धि मिलेगी। मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है और मैंने देखा भी। आपने जैसे उदाहरण दिया, अभी मैं दीघा आईआईटी में गया था, जो कि मॉडल आईआईटी है राज्य सरकार का, और वहाँ मंत्री ने हमारे सामने जो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे विश्वकर्मा योजना के तहत, दोनों 2 चीज़ है, दोनों का अलग अलग मैं बता दूँ, पीएम विश्वकर्मा योजना और कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना तो पहले से चल रहा था, लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना अभी हाल में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री का इस पर काफ़ी फोकस है और ये क्रांतिकारी बदलाव है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का प्रशिक्षण आईआईटी में दिया जा रहा है। अच्छा। इसके बाद पीएम विश्वकर्मा और उन कलाकारों को गांव के जैसे लोहार, बढ़ईगिरी है या जो भी ग्रामीण परिवेश के कलाकार हैं, अब तक लोग भटक रहे थे या मजदूरी करते थे, महानगरों में जाकर मजदूरी करते थे जी। लेकिन उनको 2 चीज़ों का प्रॉब्लम था, एक तकनीक की और दूसरा का पैसे का। प्रधानमंत्री की सोच कितनी अच्छी है, दोनों सॉल्व कर दिया, दोनों उन्होंने कर लिया। और वो भी जानते हैं मात्र 1 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, अच्छा, ओनली 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। आईआईटी के विशेषज्ञ उसका प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद में प्रमाण पत्र दिया जाता है जी। और वो प्रमाण पत्र बिहार सरकार का होता है, जिस पर भारत सरकार का लोगो होता है। तो मान्यता को लेकर कोई सवाल ही नहीं है जी। और अगर वह प्रमाण पत्र लेकर के
वह व्यक्ति किसी बैंक में जाता है तो 1 लाख रुपया उसको आसान मिलेगा, उसके लिए कोई सिक्योरिटी मनी की जरूरत नहीं है। बड़ी राहत होगी, बड़ी राहत होगी, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अच्छा नीरज जी, लगे हाथ बता दीजिए कि डीडी बिहार को काफ़ी संख्या में युवा भी देखते हैं, लाखों की संख्या में। अगर कोई इस ITI में प्रवेश करके प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसमें आवेदन कैसे होगा, जरा आप हमारे दर्शकों को तिवारी बता जी ने दीजिए। जैसा कि बताया, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। अच्छा, आप देश के किसी कोने से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन के लिए फिर संबंधित वो ITI जो संस्थान हैं बिहार के, वहाँ भेज दिया जाता है सूची, और सूची के आधार पर वो कॉल करता है ITI। अच्छा। और वो बच्चों को बुला करके एक साथ प्रशिक्षण देता है जी। उसके लिए है कि बैच अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो बैच बना दिया जाता है, 2 बैच 3 बैच, 2 बैच 3 बैच, जितने बच्चे हैं। यहाँ दीघा ITI की बात करें तो यहाँ 20 बच्चों के एक साथ प्रशिक्षण के बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा जी, उसके आधार पर बैंक में वो ऋण के लिए आवेदन दे सकते हैं। कहीं उसके द्वार खुल गए, अच्छा। कहीं जा सकता है, बैंक ही नहीं कहीं भी वो जा सकता है, और उसको आपको मान्यता देना पड़ेगा जी, क्योंकि पूरी सरकारी सिस्टम का है, वो कहीं नहीं है। हम चलते हैं वापस नीरज कुमार तिवारी जी के पास। जैसा कि नीरज जी युवाओं के प्रशिक्षण की बात कर रहे थे PM विश्वकर्मा योजना में, और इससे पहले आप डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसमें आपके विषय में भी युवाओं का रोजगार से संबंधित एक आयाम छिप रहा है। कुछ देर पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप की बात की, वो युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है। हम चाहेंगे कि DD बिहार के माध्यम से हमारे युवाओं को बताइए कि डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, कौन लोग इसमें आ सकते हैं और इससे क्या लाभ हो सकता है। देखिए, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप बेसिकली जो हमारे बच्चे BTech कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मतलब नॉलेज क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इज नथिंग बट नॉलेज क्षेत्र, उससे कोई गेहूं उपजता नहीं है, गेहूं उपजने में वो मदद करेगा। तो नॉलेज डोमेन है, तो नॉलेज डोमेन में जो भी बच्चे हमारे BTech कर रहे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप। और डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप के लिए पोर्टल है ऑलरेडी, आप उस पोर्टल पे जा सकते हैं, पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है। मान लीजिए कि आप पटना के हैं, तो पटना में मैं DGRC का ऑफिसर इंचार्ज हूँ, तो DGRC में 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। DGRC क्या हुआ? डिजिटल गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर। ये डिजिटल इंडिया मिशन के लॉन्च होने के उपरांत बिहार में स्पेशली डिजिटल गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर भारत सरकार ने NIC के अंदर बनाया था। तो ये तो बिहार के लिए अच्छी बात है। बिहार के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये NIC के अंदर में, NIC के तत्वाधान में चलता है। मैं उसको अभी लीड कर रहा हूँ। और बेसिकली अब DGRC के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम इंटर्नशिप पे आते हैं, भटक गए हम लोग। तो डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप में आप अप्लाई करेंगे, अब मेरे पास मान लीजिए आ गए, तो पहले सर्वप्रथम तो मैं पूछूंगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अब मेरे पास जो ऑफर करने के लिए वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप iPhone पे या एंड्रॉयड पे या दोनों पे कुछ डेवलप करना चाहते हैं, आप AI पे कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास AI इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल इंडिया में। हम आपको AI पे कैसे मॉडल ट्रेन करते हैं, कैसे मान लीजिए कि फेस रिकॉग्निशन, एक अगर BTech पास के बच्चे को बोलिए कि फेस रिकॉग्निशन कैसे करोगे, दे वोंट बी एबल टू टेल यू। लेकिन मेरे साथ वो 2 महीना रहेगा, उसके बाद वो जान जाएगा। और वो 2 महीना रहने के लिए सरकार उनको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी प्रति माह का स्टाइपेंड भी देती है, जो कि भारत सरकार से डायरेक्ट उन लोगों को मिलता है। तीसरा हम लोग का है GIS। अच्छा, ये क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिहार का जो GIS है वो इंटायर GIS DGRC ने डेवलप किया है। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है, आप जिला का बाउंड्री बोलिए, ब्लॉक का बाउंड्री बोलिए, पंचायत का बाउंड्री बोलिए, विलेज का बाउंड्री बोलिए, एग्जैक्ट मैं आपको बाउंड्री बताऊंगा GIS के माध्यम से आपको मैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDRs, PMGSY1, PMGSY2 सारे रोड्स बताऊंगा कि कहाँ कैसे कौन सा है। मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि 500 के हैबिटेशन का कौन कौन गांव, या 250 के हैबिटेशन का कौन कौन गांव ऐसा है जहां अभी भी PMGSY नहीं पहुंचा है। 1 घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मैंने दूरस्थ इलाकों का भी बता एकदम मेरे पास एक गांव का मैप है, उसका फीचर बोलते हैं उसको स्टोर करना, कि हम उसका फीचर उस गांव का, इस गांव में क्या पॉपुलेशन है, कितने स्कूल हैं, यदि स्कूल हैं तो कहाँ कहाँ पे स्कूल है, तो मैं आपको GIS एनालिसिस करके बता दूंगा। तो अगर वो बच्चा चाहे तो GIS में भी अपना ये दिखा सकता है। GIS में रोजगार की किस तरह संभावनाएं हैं? GIS में तो अपार संभावनाएं है रोजगार की। गूगल क्या है, आज के डेट में आपका जो ये ओला है, ओला कह रहा है कि मैं गूगल का मैप्स छोड़ूंगा। हाँ, उनका अपना मैप होगा,
अब आप समझिए कि पूरे इंडिया का मैप क्रिएट करना है जो गूगल पे बेस्ड नहीं हो, तो उसमें रोजगार की कितनी संभावनाएं होंगी। उसमें तो बहुत सारा हैंड चाहिए काम और करने। डिजिटल इंडिया में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द ईयर 2030 जी अबाउट 8 to 10 crores जॉब्स विल बी क्रिएटेड। बहुत बड़ी ये बात है, और ऑलरेडी जॉब क्रिएट हो रहे हैं। कोई डिजी यात्रा चला रहा होगा, हाँ कोई चला रहा होगा, कोई डिजी लॉकर चला रहा होगा, आपको नहीं दिखता है। क्योंकि डिजिटल इंडिया का एक ये भी है कि आपको फेसलेस सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि इनकम टैक्स की एक नोटिस गई, फेस शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ यू कि ये आदमी है, ये आदमी आके धमकाया। मेरे सामने एक पत्र आना चाहिए, उस पत्र का जवाब भी आप ऑनलाइन देते हैं, पत्र से जाएगा, पत्र से जवाब देते हैं। मान लीजिए कि जैसे 2011 या 9 में मैंने टैन नंबर गलत डाल दिया था, हाँ अब वो 14,000 15,000 मेरे पे दिख रहा था। अभी मैंने पत्र लिखा, सॉल्व, कोई नहीं है, कहीं कोई फेस मेरे सामने नहीं आया। तो एक आपको लगता है कि इससे जो हमारी प्रणाली है, प्रशासनिक प्रणाली, इसमें पारदर्शिता भी आएगी? दिस इज वन ऑफ द पिलर्स इज ई गवर्नेंस। जी, गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। जी नीरज जी से हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे और डीबीटी से कैसे सशक्तिकरण हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। नीरज जी, कृषि पर, युवाओं पर आपने बात की और किसान सम्मान निधि इत्यादि पे बात की। थोड़ा सा कृषि उपकरण, जो बिहार में कई किसान हैं जो सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं, तो जो पीएम का कृषि उपकरण संबंधी योजनाएं हैं, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसके पहले अभी जो आपने तिवारी जी से सवाल किया था, उसका एक उदाहरण मैं दे दूं। बिल्कुल। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण था। आपने पूछा कि भौगोलिक इंडिकेटर के बारे में जो बात हो रही थी, तो अभी पुस्तक मेला लगा था गांधी मैदान में, और एक सेंटर लगा था जहां गांव-गांव का नक्शा निकल रहा था। हाँ, हमने देखा कि सबसे ज्यादा भीड़, कई पुस्तक के काउंटर से ज्यादा भीड़ उसके पास थी, और अंतिम दिन तक पूरे मेले में सबसे ज्यादा भीड़ वहीं थी। आप लोग भी कई एक दिन इसके बाद में हमने सोचा कि आया गया हो गया, लेकिन फिर उसका मैंने कवर किया, मैंने उसका बराबर कवर कर रहा था, डेली पूछता था उससे कि आज कितना नक्शा निकला। वो उसके बाद में फिर गांधी मैदान में ही वो मेला लगा था, एक जो ग्रामीण किसान सरस मेला में, वहाँ भी वो काउंटर में उसी तरह भीड़, फिर वहाँ भी भीड़ उसी तरह। सोनपुर मेला में भी। सोनपुर में तो मैं नहीं गया था, लेकिन इन दोनों मेला का मैं कवर किया था। मैं जाता था बराबर, और उस काउंटर पर मैं जरूर शाम को जाता था। अब पूछते थे कि भाई कितना निकलता है, अब भीड़ ही देकर के पता चल जाता था कि इसकी कितनी उपयोगिता है जी। सरकार अभी सर्वे की बात भी कर रही है, तो उससे भी किसान जानना चाह रहे थे, या यंगस्टर जानना, पटना में बैठे हुए हैं, आपको गांव के अभी आपने खेत नहीं देखा, लेकिन इस नक्शा से देखना चाह रहे हैं, और पिताजी से बात कर रहे हैं कि कितना हमारा प्लॉट कितना है, वो प्लॉट किसका है, पड़ोसी का है, चाचा का है, किसका है। मैपिंग भी करा रही है। यंगस्टर हम देखे, कई घरों में चर्चा हुई जी। हमारे कई एक मित्र हैं, उनके घरों में मैं गया तो देखा कि इसी विषय पर चर्चा बाप बेटों के बीच हो रही है। अब पिताजी समझा रहे हैं कि ये तो चाचा का प्लॉट है, ये उनका प्लॉट है, और यंगस्टर जो गांव नहीं देखा है, जो गांव गया नहीं है, अब वो समझ रहा है। आप पिताजी उसको समझा रहे हैं, अच्छी चीज है कि जानकारी, अच्छी चीज है। मैंने हमको देख करके था, ये आपने जो रोजगार की बात कही, तो मैंने सोचा कि बड़ा प्रासंगिक विषय है, जरूरी था बताना। तो ये काफी उपयोगी होगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा यंगस्टर यही शुरू कर देता है, इसकी सेवा देना शुरू कर दे, इसकी मांग है। इसकी एक उदाहरण और मैं दे दूं कि एक बार बीबॉस होता है, बिहार सरकार का ओपन स्कूलिंग है, तो दिनेश सिंह बिष्ट उसके चेयरमैन हुआ करते थे। तो मैं उनके साथ में बातचीत कर रहा था, तो कहे कि हम कहें कि इसका कौन आपके पढ़ाई करेगा यहाँ, ये तो बिहार बोर्ड हमारा है ही, वहाँ से पढ़ाई होती है। तो बोले कि नहीं नहीं, स्कूलिंग में होगा। तो उन्होंने अमीन की पढ़ाई शुरू की, कि देखिए अमीन की, हम देखे कि बहुत से बच्चे जो इंटर का है, साइंस से पढ़ा हुआ है, मैथ जानता है, वो सब अमीन के लिए। तो अब बताइए कि वो नक्शा अगर देखेगा, नक्शा की जानकारी टेक्नोलॉजी की है, जैसा कि तिवारी जी ने बताया, उससे प्रशिक्षित है, और उसको अमीन की प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो गांव की जमीन का आधा विवाद सोल्व हो जाएगा। अच्छा, उसको रोजगार भी मिल जाएगा। रोजगार भी मिल जाएगा, जबकि आप माने पंचायत से लेकर करके जिला कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे, सबसे ज्यादा विवाद जमीन का है। हम लोग पत्रकार हैं, देखते हैं सरकार भी सबसे ज्यादा, अगर मर्डर का आंकड़ा उठा लीजिए, क्राइम का डाटा देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा भूमि विवाद, जमीन विवाद हो रहा है, और वही मर्डर के कारण, हिंसा के कारण बन रहा है। तो अगर व्यक्ति पारदर्शी तरीके से चीजों को देखे,
या कोई दिखाने वाला भी मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। रोजगार तो होगा ही, कई सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल, चलते हैं हम नीरज कुमार तिवारी जी के पास और संक्षेप में जानेंगे कि ये जमीन विवाद से संबंधित बात थी। एक पीएम स्वामित्व योजना है जिसमें सैटेलाइट मैपिंग इत्यादि की बात है। आप चूंकि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो जरा संक्षेप में बता दीजिए कि सैटेलाइट मैपिंग से हमारे लिए चीज़ें कैसे आसान हो जाएंगी। सैटेलाइट मैपिंग क्या है ना, एक्चुअली जो आज आप लैंड का जो सर्वे कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ सैटेलाइट मैपिंग ही नहीं है। अच्छा। सैटेलाइट मैपिंग एक कंपोनेंट है उसका कि सर्टेन जूम लेवल पे आपने उसका ये निकाल लिया, उस लैंडस्केप को आपने कवर कर लिया। ठीक है। और दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दैट टू बाइफरकेट द ये प्लॉट साइजेस एंड दे डू एरियल सर्वे। एक एरोप्लेन आता है, हाँ, और वो स्लोली एक पर्टिकुलर स्पीड पे उस टेरेन से गुजरता है। अच्छा, तो वो जो डिमार्केशन है, हाँ, उसमें तो अब छेड़छाड़ नहीं होगी? नहीं, छेड़छाड़ नॉर्मली उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। अच्छा। तो उसमें मल्टीपल चीज़ों को अमलमेगेट करके, मिला करके, और वो एक मैप तैयार किया जाता है जिसमें एक आपको रिफरेंसिंग होता है। जियो रेफरेंसिंग के लिए ये डाला जाता है ज़मीन पे सर्वे करने के लिए, जियो रेफरेंसिंग के लिए कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मैंने शुरू किया और वहाँ ख़त्म किया। और इसीलिए हम लोग स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट्स बराबर देखते रहते हैं। हाँ, देखते रहते हैं। जी, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आई कि डिजिटल इंडिया जो हमारा मिशन चल रहा है उससे कितना लाभ हो रहा है, न सिर्फ ज़मीन के क्षेत्र में बल्कि डीबीटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी ने बताया कि कृषि को लेकर किस प्रकार इस 21वीं सदी में भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हम चाहते थे कि ये जानकारी परक और महत्वपूर्ण परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। आइए हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। नीरज कुमार तिवारी जी, डीडी बिहार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चला है इस कार्यक्रम के संपन्न होने का, लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।